मसूद अजहर को लेकर कहा गया कि उनके परिवार वालों का टुकड़े टुकड़े कर दिए गए ऑपरेशन सिंदूर में। मसूद अजहर टूट गया। मसूद अजहर ने कोई ऐसा भारत सरकार ने और भारतीय आर्मी ने ऐसा सबक दिया है कि जिंदगी में भारत के खिलाफ अब कोई भी षड्यंत्र करने से पहले 100 बार उन टुकड़ों के बारे में सोचेगा, उन जनाजों के बारे में सोचेगा जो उसके घर से उठा था। पाकिस्तान में जो ये असीम मुनीर है, शहबाज है और जितने भी आतंकवादियों के जो बाप बनते हैं, जो पालते हैं इन आतंकवादियों को। राजा भैया को लेकर उनकी पत्नी ने पीएमओ को पत्र लिखा है। हथियारों का जखीरा साफ देखने को मिल रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये साफ है कि जिस राजा भैया की पूरे यूपी में तूती बोला करती थी, जिसको दुश्मन की गोली नहीं छू पाई। तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा वो कर रहे हैं। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा आपने देखा बा से बीड़ी, और वो केरल कांग्रेस का आपने पोस्ट देखा होगा कि बा से बीड़ी बा से बिहार वाला। उसके बाद फिर पीएम मोदी की दिवंगत माँ को गाली दे देना, और फिर अब ये चूहे वाला बयान अभी इन्होंने रिसेंटली दिया था कि भाई इस सरकार में तो असली मजे तो चूहे ही ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज 3 बड़ी मुख्य खबरों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया का जिक्र करेंगे। राजा भैया पर उनकी पत्नी ने पीएमओ को पत्र लिखकर साफ तौर पर उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान से एक मातम भरी खबर, मसूद अजहर के जो परिवार है उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे ऑपरेशन जब सिंदूर चला था। और आखिर में बात बिहार चुनाव को लेकर, तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा को लेकर। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पारितोष हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। पारितोष, सबसे बड़ी खबर की ओर और मातम की ओर, मसूद अजहर को लेकर कहा गया कि उनके परिवार वालों का टुकड़े टुकड़े कर दिए गए ऑपरेशन सिंदूर में। क्या बिल्कुल सद्दाम, अब इस समय की खबर जो आ रही है, एक स्पीच में कबूलनामा है और उसने जिसने भी इलियास ने ये साफ शब्दों में बोला है कि हमने दिल्ली से जंग लड़ी, हमने कांधार में लड़ा, हमने अलग अलग जगह पर लड़ा, हमें लोग आतंकवादी भी बोले। लेकिन उसने ये भी साथ में कबूला है कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत का हुआ था बहावलपुर में, उस समय जो भारत ने हमला किया था, 9 जगह पे हमला किया था, जहाँ जहाँ पर भारत के खिलाफ प्लानिंग हो रही थी वहां हमला हुआ था। और उस हमले में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर का परिवार टुकड़े टुकड़े उसके परिवार का हो गया। उसके परिवार में जो लोग थे उनकी मौत हो गई। मसूद अजहर टूट गया। मसूद अजहर ने कोई ऐसा भारत सरकार ने और भारतीय आर्मी ने ऐसा सबक दिया है कि जिंदगी में भारत के खिलाफ अब कोई भी षड्यंत्र करने से पहले 100 बार उन टुकड़ों के बारे में सोचेगा, उन जनाजों के बारे में सोचेगा जो उसके घर से उठा था सद्दाम। लेकिन पारितोष, एक बड़ा सवाल है कि मसूद अजहर कैसे बच गया उस जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था भारत की तरफ से, मसूद अजहर कैसे बच गया? क्या वो उस जगह पे मौजूद नहीं था? देखिए, जो भी खबर सूत्रों से आ रही है कि उस जगह पर वो मौजूद नहीं था। अगर वो उस जगह पर अपने परिवार के साथ मौजूद रहता तो आज वो धरती के पाकिस्तान में के किसी कब्रिस्तान में वो पड़ा रहता। और पाकिस्तान में जो ये असीम मुनीर है, शहबाज है और जितने भी आतंकवादियों के जो बाप बनते हैं, जो पालते हैं इन आतंकवादियों को, उनकी कमर और भी ज़्यादा टूट जाती, ये खत्म हो जाते, ये रोते बिलखते उनको। लेकिन मसूद अजहर के जो परिवार की मौत हुई है और साथ में और भी आतंकवादी वहां पे मौजूद थे, लगभग 200-300 आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ठिकाने लगाया गया। तो कहीं ना कहीं मसूद अजहर एक तरह से कापा हुआ है, एक तरह से अभी भी वो कहीं ना कहीं इससे निकल नहीं पाया है और सदमे से कोई भी प्लानिंग करने से पहले वो 100 बार सोचेगा भारत के खिलाफ कि भारत फिर कोई अटैक करेगा और इस बार उसका परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनकी भी मौत हो सकती है और मसूद अजहर खुद कब्रिस्तान में पड़ा होगा। सद्दाम, अब बात करेंगे हमारे सहयोगी, दूसरे सहयोगी जो है वो तरुण हमारे साथ मौजूद है। तरुण, राजा भैया को लेकर उनकी पत्नी ने पीएमओ को पत्र लिखा है, क्या कुछ उन्होंने दर्द बयां किया है? इस पर जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल सद्दाम, आपको याद होगा इससे पहले भी कुछ समय पहले ये भी आया था कि उन्होंने राजा भैया पे आरोप लगाया था कि उनके साथ घरेलू हिंसा हुआ करती थी। तो अब ऐसे में उन्होंने एक वीडियो जाहिर किया है जिसमें उन्होंने एक मोबाइल में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हथियारों का जखीरा
हथियारों का जखीरा साफ देखने को मिल रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये साफ है कि जिस राजा भैया की पूरे यूपी में तूती बोला करती थी, जिसको दुश्मन की गोली नहीं छू पाई, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई घर में ही परिवार से वो क्यों हार गई? अपने परिवार से हार गए नहीं, मतलब आप ये देख लीजिए कि अब एट दी एंड क्या हो गया कि चलिए कोई बात नहीं, देर से ही सही, क्योंकि अगर हथियार आपने गैर मतलब कानून के मुताबिक अगर नहीं रखे हुए, लाइसेंस ही नहीं है, तो एक तरह से अपराध ही है। तो उन सब के पीछे की, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर आप इतने दिनों से उनके साथ रह रहे हैं तो आपने पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया? अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके अंदर की इंसानियत जाग गई, या क्या हो गया कि अचानक आप पीएमओ ऑफिस पहुंच जाते हैं? बिल्कुल तरुण, मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी उनके घर में, परिवार में खटास चल रहा था, चाहे उनकी बेटी का आरोप हो और उनकी जो धर्म पत्नी है उनका कहीं ना कहीं आरोप हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या राजा भैया अपने परिवार से वो हार गए? क्योंकि देखिए, सियासत के बहुत बड़े धुरंधर हैं और कई सारे जो हैं उस पर मुकदमे भी रहे हैं, लेकिन जब भी किसी की सरकार रही है वो कहीं ना कहीं मलाई खाते रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा बिहार का जिक्र कर लेते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा वो कर रहे हैं। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा आपने देखा राहुल गांधी के साथ उन्होंने किया। क्या संदेश देना चाह रहे हैं तेजस्वी युवाओं को लेकर, वोटर को लेकर, और अपनी पार्टी को क्या मजबूत करना चाह रहे हैं? देखिए सद्दाम, एक बात ये क्लियर हो चुकी है कि जिस तरह से इन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर के ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, उसके बाद ऐसे क्या कहते हैं सिनेरियोज बने कि एकदम से ये फिर से पिछड़े में हो गए। क्योंकि बा से बीड़ी, और वो केरल कांग्रेस का आपने पोस्ट देखा होगा कि बा से बीड़ी, बा से बिहार वाला, उसके बाद फिर पीएम मोदी की दिवंगत माँ को गाली दे देना, और फिर अब ये चूहे वाला बयान अभी इन्होंने रिसेंटली दिया था कि भाई इस सरकार में तो असली मजे तो चूहे ही ले रहे हैं, तंज कसा था अब नीतीश सरकार पे। तो इस सब के बाद क्या हुआ था कि इनकी ही छवि थोड़ी सी पीछे होगी, क्योंकि ये आप सीधे सीधे देख रहे थे कि अगर राहुल गांधी और ये साथ में चल रहे हैं तो राहुल गांधी को नुकसान होगा, तो इनको सीधे सीधे नुकसान होगा। तो इसके चलते ये बात की गई थी कि एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम भी लाएंगे। तो क्या बिहार के युवा जो हैं, क्या तेजस्वी यादव या महागठबंधन को चुनने जा रही है? क्या बीजेपी को झटका लग सकता है नीतीश कुमार के अगर फेस पे चुनाव लड़ा जाए बिहार में? तो देखिए, अगर आप बात करें तो वहाँ कड़ा मुकाबला तो है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और ये आपके नीतीश कुमार, काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना तगड़ा मुकाबला है कि आप किसी को कह नहीं सकते कि ये हार जाएंगे, ये हार जाएंगे। लेकिन अभी बैकफुट पे तेजस्वी यादव चल रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो मामले सामने आए हैं, उस हिसाब से इनकी सारी रणनीति ऐसा लग रहा है कि बिखरती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने बहुत कोशिश की भाई, पिछले 2 दशकों से लगभग अपने दम पे नहीं आए। कांग्रेस तो गायब ही है पिछले 3.5 दशकों से। तो भाई ऐसे में ना, अगर आपको आगे बढ़ना है, बिहार को अपनी बिहार की जनता बहुत संवेदनशील है। आप अगर वो देखोगे, मातृ और पिता को एकदम पूजनीय मानते हैं वहाँ। आप अगर उनके इन चीज़ों पे अगर आप कोई भी कमेंट करोगे, आप केवल ये कह देते कि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं था, मंच तो आपका ही था, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन आपने उस मामले को बहुत लंबा खींचा। आप केवल इतना कहते कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमारे खेत निंदा करते हैं, खत्म, बात ही वहीं खत्म हो जाती। लेकिन आपने क्या करा, उसका मुद्दा बनाया, फिर उसके बाद आप ही बैक सीट पे चले गए, क्योंकि बिहार की जनता सोच समझ के वोट देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमारे साथ 2 सहयोगी थे। आपने सुना किस तरह से ये सब बातें कर रहे थे और अपनी बात बारीकी से उन्होंने रखा है। लेकिन बिहार की सियासत एक पथरीली है, उस पर बैटिंग करना हर किसी सियासतदान के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। अब आने वाले वक्त में जनता किसे जीत का सर ताज पहनाती है, वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जनता जिसको चुनकर भेजेगी उस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र।